हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएम स्टडी। मैं केडी आपके लिए लेके आ रहा हूँ डीएमआरसी मेंटेनेंस का अगले साल का पेपर, जो कि 19 फरवरी को कंडक्ट किया गया था। इस सेशन में आपको पूरे सेट का सॉल्यूशन के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो इस सेशन में नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और अगर आप मुझसे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उधर से जाके आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की सेशन को शुरू करते हैं। आपकी पहली क्वेश्चन से, इन ए सर्टेन केबल इफ द इंसुलेशन हैविंग द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 2 इज रिप्लेस्ड बाय अनदर इंसुलेटर ऑफ द रिलेटिव परमिटिविटी 4, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द केबल इज कितना। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ। एक केबल है जिसका इंसुलेशन उसका रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, उसको रिप्लेस करते हैं और एक इंसुलेटर से जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 4 है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो केबल का जो परमिटिविटी वेरी करता है, तो उसका कैपेसिटेंस जो है वो कितना वेरी करेगा, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो इस फार्मूला को अगर मैं सिक्वेंसली लिखूँ तो आपका फार्मूला कुछ इस तरह का आएगा। सॉरी, ये वाला सी होगा। सी इज इक्वल टू absolute permittivity multiplied by relative permittivity multiplied by cross sectional area is divided by separation between the layer। जो D है ना, वो separation between the layer है, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन पे दिया गया है क्या, अगर परमिटिविटी ये इधर 2 है, ठीक है, दूसरा जो कंडक्टर आया उसका रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, तो ये जो वैल्यू है आपका ई आर ये बढ़ेगा। एक में 2 है तो दूसरे में 4 है, तो कितना बढ़ता है, 2 टाइम्स। तो आपका जो कैपेसिटेंस भी है वो आपका 2 टाइम ही इंक्रीज करेगा, ठीक है। देखते हैं आंसर में क्या है। आंसर में दिया गया है बिकम ट्वाइस। तो समझ ले, ये जो फार्मूला है इसको आप याद कर लीजिए। सी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर, ठीक है। तो चलते हैं आगे। ए सिंक्रोनस मोटर with 6 pole operate from a 4 volt 50 watt supply. It take line current of 100 ampere at 0.8 power factor leading, neglecting the losses. Torque developed by the motor, ठीक है। तो सिंक्रोनस मोटर का दोस्तों टॉर्क डेवलप करने का जो फॉर्मूला है वो है आपका T इज इक्वल टू इनपुट पावर डिवाइड बाय ओमेगा, टी डिवाइड बाय ओमेगा। दोस्तों, तो ओमेगा का जो वैल्यू है, ओमेगा का वैल्यू क्या है, पी आई, मतलब इनपुट पावर इज डिवाइड बाय ओमेगा का वैल्यू है 2 पाई एन, मतलब आपका सिंक्रोनस मोटर का स्पीड कितना है। ये जो एन है इसको अगर आप आरपीएम में लिखेंगे तो डिवाइड बाई 60, ठीक है। तो चलते हैं फार्मूला में पुट करते हैं आपका जो दिया गया है सब। तो आपको पावर निकालने का फार्मूला, मतलब इधर पावर तो नहीं दिया गया है ना, आपको पावर निकालना पड़ेगा। तो पावर निकालने के देखिए इधर आपका वोल्टेज है, ठीक है, लाइन करंट है और आपका पावर फैक्टर भी दिया है, तो आप आसानी से पावर निकाल सकते हैं। पावर का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू √3 VL IL cos फाई, ठीक है। ये वाला जो है इसको हम डायरेक्ट पुट कर लेंगे इस फार्मूला के ऊपर। तो फार्मूला क्या है आपका, जो P के अंदर हम पुट कर लेंगे कैसा, √3 मल्टीप्लाइड बाय आपका VL कितना दिया गया है 400 वोल्ट, ठीक है। तो इधर लिख लेंगे 400, और आपका IL कितना दिया गया है 100 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 100 एम्पियर, ठीक है। और आपका पावर फैक्टर दिया गया है 0.8। मैं इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड, ठीक है। तो स्पीड इधर कहीं भी नहीं दिया गया, तो आपको स्पीड निकालना पड़ेगा। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एन इज इक्वल टू 120 एफ बाई टी। तो 120 एफ कितना दिया गया आपका 50 हर्ट्ज, और पोल कितना है आपका इधर लिखा हुआ है 64, ठीक है, 64। तो
2J12, तो आपका ये वाला आ जाएगा 1000 RPM। ठीक है, 1000 RPM। तो स्पीड के लिख लेंगे इधर हम 1000, ठीक है, डिवाइड बाय 60 RPM में। अगर स्पीड को हम RPM करेंगे तो उसको डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा हमको। ठीक है, ईटा देता हूँ थोड़ा, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये वाला आ गया आपका। इसको अगर सीक्वेंसली हम जोड़ लेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, आपको इजी होगा सॉल्यूशन के लिए। √3 को √3 रहेगा, ये वाला आपका आएगा 400 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 8। ये जो 60 है दोस्तों ये ऊपर न्यूमिनेटर पे चले जाएगा, तो आपका ऊपर जाके 60 हो जाएगा, होल डिवाइड बाय आपका नीचे वाला जो चीज़ आ जाएगा मतलब 2 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर का एक 8 के नीचे जो 10 है ये आपका इधर नीचे आ जाएगा, तो आपका इजी होगा सोल्यूशन के लिए। अब सोल्यूशन कर लीजिए। इसका 2, ये 2 कट गया, इसका 1 0, इसका 1 0 कट गया। ठीक है, ये 4, इसका 1 0, ये 1 0 कट गया इधर, तो 2J 4 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 8 2J 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक है, 16 मल्टीप्लाइड बाई 6 96, इधर एक 0 है आपका, तो आपका क्या आ जाएगा, इधर जो दिया गया आपका आ जाएगा 960 मल्टीप्लाइड बाई √3 डिवाइड बाई पाई। ठीक है, कुछ इस तरह का आपका आंसर आ जाएगा। आप सीक्वेंसली अगर समझ नहीं पाए वीडियो को थोड़ा पीछे लेके सीक्वेंसली समझ लीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। ये वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको समझना चाहिए। Freezing current is the value of increasing current causing contraction of the muscle of a person subject to an electric shock and preventing the separation from the current source. What is the approximately range of the freezing current? दोस्तों क्वेश्चन आपका जो लास्ट पॉइंट में है, what is the approximately rate of the freezing current। तो क्वेश्चन से जो फ्रीजिंग करंट क्या है, फ्रीजिंग करंट ये है दोस्तों, जब आपका करंट इंक्रीज करता है तो एक बॉडी का जो मसल है वो कंट्रैक्ट हो जाए, मतलब जड़ जाता है, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक करता है, उसको प्रिवेंट मतलब। तो ये जो फ्रीजिंग करंट है उसका रेंज कितना है, फ्रीजिंग करंट का दोस्तों रेंज है 10 को याद कर लीजिए, 10 से लेके 40 मिली एम्पियर तक, 10 से लेके 40 मिली एम्पियर है उसका फ्रीजिंग करंट का रेंज। ठीक है, चलते हैं आगे। The winding in which the turn are distributed in 2 or more series connected coil in adjacent slot is called। ठीक है, आपका एक वाइंडिंग है जिसमें टर्न डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है 2 और मोर, मतलब 2 ज़्यादा से सीरीज कनेक्टेड कॉइल से। ठीक है, तो एडजस्टेंट स्लॉट हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको दोस्तों हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग आपका पहले तो है आपका 2 तरह का है, एक है आपका कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, आपका है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग का है कॉयल 4 पोल 4 फेज। ठीक है, ये इक्वल टू 1 होना चाहिए, कॉयल 4 पोल 4 फेज ये आपका 1 होना चाहिए। इसको अगर 1 हो गया ये आपका हो गया कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। ठीक है, ये आपका हो गया कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। अगर आपका कॉयल 4 पोल 4 फेज, ठीक है, कॉयल 4 पोल 4 फेज ये आपका अगर ज़्यादा हो गया एक से अगर ज़्यादा हो गया ये आपका आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में। ठीक है, ये आपका आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में। कॉयल 4 पोल 4 फेज आपका आ जाएगा, अगर इक्वल टू 1 होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। कॉयल 4 पोल 4 फेज अगर ज़्यादा हो गया एक से वो आपका आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में। ठीक है, तो और कुछ बता दे रहा हूँ इसके बारे में। आपका जो नीचे दिया गया है फुल पिच और फ्रैक्शनल पिच, ये जो आपका नीचे दिया गया फुल पिच और फ्रैक्शनल पिच। फुल पिच क्या है दोस्तों, अगर आपका पोल पिच ये वाला जो है आपका पोल पिच और वाइंडिंग पिच पोल पिच और वाइंडिंग पिच अगर इक्वल रहेगा तो आपका आ जाएगा फुल पिच वाइंडिंग में। ठीक है, पोल पिच और वाइंडिंग पिच अगर इक्वल रहेगा और
ये आ जाएगा फुल पिच में। फ्रैक्शनल पिच में दोस्तों आएगा आपका पोल पिच, ठीक है। अगर आपका पोल पिच ज़्यादा होगा वाइंडिंग पिच से, ठीक है, अगर आपका पोल पिच ज़्यादा होगा वाइंडिंग पिच से, यह होगा फ्रिक्शनल पिच। और फ्रिक्शनल पिच को हम बोलते हैं शॉर्ट पिच भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम शॉर्ट पिच भी बोलते हैं। चलते हैं आगे। द इंटरनल रेजिस्टेंस ह्यूमन इंक्लूडिंग द स्किन अप्रोक्सीमेटली द रेंज, ठीक है। आपका बॉडी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा है, आपका फीमेल जो है, फीमेल का है 800 ओम और मेल का है 1000 ओम, ठीक है। तो इन एवरेज हम लेते हैं, सॉरी मेल का आपका आ जाएगा 1200 ओम, तो इन एवरेज हम लेते हैं 1000 ओम, ठीक है। तो 1000 ओम देखिए किसका बीच में आ रहा है, 500 से लेके 300 ओम के बीच में आ रहा है 1000 ओम, तो ये वाला आपका सही आंसर है। चलते हैं आगे। इन डोमेस्टिक वायरिंग साइज ऑफ 8 वायर शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है। डोमेस्टिक वायरिंग में आपका 8 वायर का साइज कितने से कम नहीं होना चाहिए, और आपका है 14 SWG। SWG का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड वायर गोज, ठीक है। आपका जो वायर है वो 14 SWG से कम नहीं होना चाहिए अर्थिंग के लिए। चलते हैं आगे। ये वाला क्वेश्चन में दोस्तों जो 5 ओम है इसके अक्रॉस का आपको वोल्टेज पूछा गया है, ठीक है। इस सर्किट को हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलते हैं। इधर ये जो दो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में कनेक्ट हुआ है, और ये जो दो रेजिस्टेंस है आपका सीरीज में कनेक्ट हुआ है। तो सर्किट को हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये 3 और 2 मिलके हो गया 5 ओम का एक रजिस्टर, जो कि एक वोल्टेज के साथ पैरेलली कनेक्ट हुआ है। और इस तरफ है 5 और 15 से 20 ओम का रजिस्टर, ये वोल्टेज सोर्स का पैरेलली कनेक्ट हुआ है, ठीक है। ये है आपका 20 ओम का, ये है आपका 5 ओम का। तो इसमें 5 ओम का पूछा गया है करंट, तो सर्किट का हम पहले सोल्यूशन करते हैं। पहले आपका टोटल करंट जो है इधर, ठीक है, आई निकलना चाहिए आपको। तो ये जो दो रजिस्टर है वो पैरेलली कनेक्ट हुआ है, ठीक है। कैसे, अगर मैं इस सर्किट को थोड़ा और मॉडिफाई करूँगा तो आपका कुछ इस तरह से देखा जाएगा। ये वाला दो रजिस्टर पैरेलली कनेक्ट हुआ है, उसके साथ ये जो वोल्टेज सोर्स ऐसे है, ठीक है। तो आपका जो करंट है इधर से ही निकल जाएगा। तो ये दो रजिस्टर अगर पैरेलली करेंगे तो पैरेलल का रेजिस्टेंस कितना आएगा, 20, मतलब आपका ये अगर R1 है, ये आपका अगर R2 है, तो पैरेलल का फार्मूला क्या है, R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 होल डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। फार्मूला पुट कर लेते हैं। R1 का है 5, R2 का है 20, और दोनों को मिला दे तो आपका होगा 25, ठीक है। 5 से 25 कट जाएगा 5, और ये वाला आएगा 4। तो आपका जो टोटल रेजिस्टेंस आपका सर्किट का आएगा 4, ठीक है। तो इस सर्किट को मैं लिखा लेता हूँ। तो आपका एक सर्किट आ जाएगा कुछ इस तरह सा, ये वाला एक सर्किट, ये है आपका वोल्टेज सोर्स, और ये है आपका रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस निकल आया 4। आपका जो वोल्टेज है, आपका जो वोल्टेज सोर्स है वो है आपका 20 वोल्ट, ठीक है। तो करंट निकल आएगा I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R, ठीक है। V का कितना है 20, I है आपका, सॉरी R है आपका 4, तो आपका करंट कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये जो इधर आपका इस सर्किट में दिखा देता हूँ, ये जो करंट जो एरो मार्क जहाँ डाला, ये वाला आपका करंट आ जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है। तो ये बोला दोस्तों, आप नोट पे लिख लीजिए, इसको मैं मिटाता हूँ, फिर और ज़्यादा कुछ है इसमें। तो पहली जो है वो सर्किट में, ये वाला सर्किट पहले बना लेता हूँ। कुछ इस तरह का है आपका सर्किट, ये हमको इधर 5 ओम का एक्रोस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है वो निकलना है हमको, ठीक है। तो पहले हम करंट कंसिडर कर ले, कैसे जाएगा, ये वाला आपका होगा 5 एम्पियर। तो ये वाला एक जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। किरचॉफ का लॉ के हिसाब से इधर कुछ करंट जाएगा, ठीक है, और इधर
कुछ करंट है, इन दोनों को मिला लेंगे तो आपका 5 एम्पियर होगा। ये जो इधर आपका करंट डिवीजन रूल आएगा। करंट डिवीजन रूल क्या है? करंट डिवीजन रूल है, अगर करंट डिवीजन का रूल पहला है टोटल करंट I इज मल्टीप्लाइड बाय ओपोनेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, R ओपोनेंट डिवाइड बाय सम ऑफ टू रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब ये वाला ब्रांचेस का रेजिस्टेंस और ये वाला ब्रांचेस का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हम पुट कर लेते हैं, लिखते रहिए कैसे हुआ। आपका टोटल करंट कितना निकल के आया? 5 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय आपका जो ओपोनेंट का जो रेजिस्टर है 15 प्लस 5, ठीक है, ओपोनेंट का 2 को लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपका आएगा ओपोनेंट का, सॉरी, अगर इस ब्रांच का निकलना है तो इसको आप ओपोनेंट लेंगे, समझा दे रहा हूँ आपको। अगर इस करंट को निकालेंगे तो ये वाला रेजिस्टर आपको ओपोनेंट में लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस ब्रांच का निकालेंगे तो ये वाला सर्किट को आपको ओपोनेंट में रहना पड़ेगा। तो हमको ये वाला 5 वाला ब्रांच का जो करंट चाहिए तो हम इस तरफ का ओपोनेंट लेंगे। तो 5 इसका ओपोनेंट में आपका आ जाएगा 3 एंड 2 जो 5, ठीक है, होल डिवाइड बाय सम ऑफ 2, मतलब ये जो मिल गया कितना 20, ये वाला आपका 5 मतलब 25 5, ये वाला 5 में कटेगा और ये 5 कटेगा, मतलब आपका जो ई ब्रांच का करंट है वो आपका आ जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। ये वाला करंट का आपका 1 एम्पियर, तो 5 से 1 माइनस कर देंगे, इसका आ जाएगा 4 एम्पियर। अब आसानी से बता सकते हैं कि 5 ओम एक्रेस का कितना ड्रॉप होता है, तो 1 एम्पियर V इक्वल टू आई आर, तो आई है आपका 1 और आर है आपका 5, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 5 वोल्ट ही ड्रॉप होगा इधर, तो आंसर पे आपका देना 5 वोल्ट। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत डाउट करेगा आपको, तो अगर एंड तक समझ नहीं पा रहे तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स कीजिए और फिर से शुरू में देखते आएंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चलते हैं आगे। A 50 horse 2-pole induction motor run at the speed of 5% on full load, its synchronous speed is, ठीक है, उसका synchronous speed क्या है दोस्तों? अगर NS इज इक्वल टू 120 F/T, ये है आपका synchronous speed का फॉर्मूला। तो 120 आपको पता है, फ्रीक्वेंसी का पता हो गया कितना 50, और कितना पोल दिया गया है 2 पोल, ठीक है। इसको हम अगर कट कर लेंगे, ये वाला 6 से कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 3000 आएगा आपका आंसर, ठीक है। ये वाला है आपका आंसर। चलते हैं आगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी शुड ए इंसुलेशन मटेरियल नॉट हैव, इनमें से कौन सा जो प्रॉपर्टी, जो 4 ऑप्शन है आपका, इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी जो एक इंसुलेटिंग मटेरियल का नहीं होता है, ठीक है। हाई वाटर ऑब्जर्वेशन, अरे दोस्तों अगर ज़्यादा पानी अगर ऑब्जर्व करेगा आपका इंसुलेटिंग मटेरियल, वो थोड़ी ना आपका इंसुलेशन होगा, ठीक है। तो आपका रस्ट इंसुलेशन वो वाला डैमेज हो जाएगा। तो ये सब आपका सही है, जो कि हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो इंसुलेशन का है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसका, इन्फ्लामेबिलिटी मतलब नॉन इन्फ्लामेबिलिटी, लो परमिटिविटी, लो परमिटिविटी, ठीक है। चलते हैं आगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट टाइप ऑफ वायरिंग, इन चारों में से कौन सा जो वायरिंग जो सबसे सेफेस्ट है? दोस्तों ये है आपका कंसील्ड कंडक्ट, जो दीवार मतलब आपका वॉल के अंदर से जो किया जाता है वो है आपका कंसील्ड कंडक्ट, और सबसे सेफ है और उसका लुकिंग भी सबसे ज़्यादा है। तो आपका जो CTS है, ठीक है, ये जो CTS है हम इसको बैटन वायरिंग भी बोलते हैं, CTS को हम बैटन वायरिंग भी बोलते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता होगा, CTS को हम बैटन वायरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो CTS वायरिंग कहाँ का यूज होता है? हॉस्पिटल, ठीक है, वो जो ऑफिस, इसमें से ज़्यादा आपका बैटन वायरिंग यूज होता है। क्लीट वायरिंग, अगर क्वेश्चन पे आया होगा इन चारों में से सबसे जो टेम्पोररी वायरिंग चारों में से कौन है? टेम्पोररी दोस्तों वो क्लीट वायरिंग,
जो ज़्यादा मिलिट्री कैंप इन जगहों से लगाते हैं, जो टेम्पोररी पर्पज़ के लिए, मतलब बहुत कम समय के लिए रिक्वायरमेंट है, वो उधर आपका फ्लीट वायरिंग होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। ए हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट विद द कैपेसिटी फिल्टर इज कनेक्टेड 200 वोल्ट एंड 50 वाट सप्लाई। आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज अप्रॉक्सीमेटली। दोस्तों ये पूछा गया है आपको, अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर जो कनेक्ट होता है 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई में, आपका जो आउटपुट वोल्टेज मतलब डीसी का जो आउटपुट आता है उसका वोल्टेज कितना होता है। दोस्तों इसका जो है फॉर्मूला √2 इज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज आपका कितना है, जो आपका वोल्टेज है कितना है 200 वोल्ट, √2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200√2। चलते हैं आगे। इन स्लिपिंग इंडक्शन मोटर द स्टार्टर इज wound of 6 पोल, इट्स रोटर शुड बी wound फॉर डैश पोल। ठीक है, स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में आपका स्टार्टर पोल और रोटर पोल आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर स्टार्टर में आपका 6 पोल कनेक्ट किया गया है तो रोटर में आपका 6 पोल ही कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर। चलते हैं आगे। फॉर व्हिच टाइप ऑफ मोटर इज द गिवन फेजर डायग्राम इज वैलिड। ठीक है, ये जो फेजर डायग्राम दिया गया है वो किसका फेजर डायग्राम है। वी रेफर टू द अप्लाई वोल्टेज एंड आई एंड रेफर टू द करंट ऑफ द स्टार्टिंग एंड मेन वाइंडिंग। ठीक है, ये जो दिया गया है दोस्तों ये आपका कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन का। ठीक है, सॉरी इधर कैपेसिटर स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया है, तो कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन में भी ये वाला जो डायग्राम है आपका है। ठीक है, तो कैपेसिटर स्टार्ट का क्या होता है मैं आपको डायग्राम करके अच्छे से समझा देता हूँ। ये आपका रह जाएगा रेफरेंस में जो आएगा ये आपका आ जाएगा वोल्टेज। ठीक है, ये जो आएगा आपका ये आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट आएगा IS, और ये जो आएगा आपका रनिंग वाइंडिंग करंट। ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग में आपको पता होगा जो 90 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, ये दोस्तों इसलिए होता है, इधर देखिए 90 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग का 90 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट निकलता है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट ऐसा निकलेगा, इन दोनों का जो मिड पॉइंट कुछ इस तरह से निकलेगा, ये है आपका लाइन करंट IL। ठीक है, ये आपका लाइन करंट है, ये वाला आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग करंट है, ये आपका रनिंग वाइंडिंग मतलब मेन वाइंडिंग करंट है। ठीक है, तो वोल्टेज से क्वेश्चन भी आता है ऐसा, जो रनिंग वाइंडिंग करंट और जो मेन वाइंडिंग करंट। ठीक है, मेन वाइंडिंग करंट वोल्टेज से कितना डिग्री लैग करता है। ठीक है, रनिंग वाइंडिंग करंट वोल्टेज से कितना डिग्री लैग करता है दोस्तों, ये आपका 70 डिग्री आपका आंसर आएगा। जो रनिंग वाइंडिंग करंट वोल्टेज से 70 डिग्री लैग करता है। ठीक है, चलते हैं आगे। Which of the following analog type instrument cannot be used for the DC instrument। इन चारों में से कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि DC में यूज नहीं होता है। दोस्तों आपका इंडक्शन दोस्तों DC में नहीं होता है। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन DC में नहीं होता है, तो आपका यही सही है कि DC में आपका जो इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट जितना भी है वो आपका DC में यूज नहीं होता है। तो मूविंग आयरन और परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, अगर इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट DC में नहीं यूज होता है तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मतलब PMMC ये वाला आपका AC में यूज नहीं होता है। ठीक है, ये ओनली DC में चलता है। PMMC ओनली DC में ही चलता है, PMMC ओनली DC में चलता है, AC में नहीं चलता है। आपका जो मूविंग आयरन है ये AC पे भी चलता है और DC पे भी चलता है। AC एज वेल एज DC में आपका मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट चलता है। PMMC इंस्ट्रूमेंट आपका ओनली DC में चलता है और इंडक्शन आपका AC में। ठीक है, चलते हैं आगे। बैंडविड्थ ऑफ ऑडियो एम्पलीफायर एक्सटेंड फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। दोस्तों आपका जो रेंज आपको पता है ऑडिएबल साउंड का रेंज है आपका 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। ठीक है, आपका ये ऑडिएबल साउंड का रेंज है, तो आपका जो ऑडियो एम्पलीफायर है इस रेंज के अंदर जाता है, तो इसका जो रेंज है कितना आएगा 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन को यही एंड करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।
अगर कुछ डाउट है इस सेक्शन में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। मैं आपको अगले वाला जो वीडियो आएगा उसमें आपका सॉल्यूशन के साथ आपको दे दूंगा। टेलीग्राम के लिंक पे जाके आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट नोट है इस वीडियो का, जिस चीज़ का भी नोट है वो मैं आपको टेलीग्राम पे ही अपडेट करता रहूँगा, और जो वीडियो का लिंक है वो भी टेलीग्राम पे हर सुबह आपको आता रहेगा। तो दोस्तों, इसके साथ हम इस सेशन को यही रखते हैं। जय जगन्नाथ।